बस इतना ही बोले। बोले इसका और कोई समाधान नहीं, इतना ही है। जो करो बस उसी को किया करो, बाकी इधर उधर सब भूल जाया करो, प्रेम पूर्वक तरीके से किया करो। और मैंने कहा जी अच्छा ठीक है, इसको तो हम देखेंगे, आप जो भी आप कह रहे हैं। दूसरी समस्या, बोले दूसरी समस्या का समाधान है धर्म की स्थापना। तो हमने कहा कि अब इसको थोड़ा खुल के समझा दीजिए थोड़ा सा। मेरे उनसे 1-2 घंटे की मुलाकात थी लगभग उस समय। तो बोले एक्चुअली 4 जीवन मूल्य होते हैं। एक होता है सत्य, दूसरा होता है प्रेम, तीसरा होता है न्याय, और चौथा होता है पुण्य। और बोले कि ये जो तल हैं इस दुनिया में, ये भी 4 होते हैं। क्या एक चार होता है होते हैं? व्यक्ति, मतलब जो पल? मनुष्य, मनुष्य के तल, तल? ले, अच्छा। ले, अच्छा। लेवल पर अच्छा। परतें, अच्छा अच्छा। या स्टेप्स कह सकते हैं आप। हम्म। वो बोले कि एक होता है व्यक्ति, मतलब एक कोई पर्सन होता है अकेला। फिर बोले कि इन व्यक्तियों से मिलकर के फिर परिवार बन जाता है। 2-4 व्यक्ति मिलकर के परिवार बना लेते हैं, और सारे परिवारों को मिला लिया जाता है तो समाज बनता है। और ये व्यक्ति, परिवार, समाज, इन तीनों में मनुष्यों की बात की गई है। अब चौथे में इनके अलावा बाकी सबको भी जोड़ लिया जाए, सृष्टि के अन्य संवर्गों को भी जोड़ लिया जाए, तो उसको कहते हैं समष्टि, या सृष्टि कह सकते हैं आप उसे एक तरह से। तो बोले कि ये व्यक्ति, परिवार, समाज और समष्टि, ये 4 तल होते हैं। और इन 4 तलों पर इन 4 जीवन मूल्यों का, यानी कि सत्य का, प्रेम का, न्याय का और पुण्य का, आपको इन जीवन मूल्यों की स्थापना करनी होती है। इसी को धर्म की स्थापना कहते हैं। ये मतलब बहुत शॉर्ट में एक लाइन है, ये पूरा प्रोग्राम है लंबा चौड़ा, और पूरा इसके पीछे लंबे लंबे एक्सप्लेनेशन हैं इनके, लेकिन शॉर्ट में इतना है। बोले व्यक्ति को चैन तब पड़ेगा जब उसके अंदर सत्य की स्थापना हो जाएगी। सत्य व्यक्तिगत जीवन मूल्य है, उसे सत्य को जानना, समझना और जीने की कोशिश करनी चाहिए, तभी बाकी सारी समस्याओं से उसे मुक्ति मिलेगी, अदरवाइज नहीं। बोले पारिवारिक समस्याएं जो रहती हैं, परिवार में जितनी भी दिक्कतें रहती हैं, वो परिवार में प्रेम तत्व के अभाव में रहती हैं। परिवार का जीवन मूल्य सत्य नहीं है, प्रेम है। वहां सत्य नहीं चलता, वहां प्रेम चलता है। फिर बोले इससे ऊपर जो सामाजिक तल होता है, परिवार से ऊपर, सामाजिक तल पे ना सत्य चलता है, ना प्रेम चलता है, वहां न्याय चलता है। जैसे आप ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, तो वहां पे आपको कोई लोग मिले, उनसे बातचीत हुई, तो बीच में उन्होंने कहा कि आप चलिए थोड़ा हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। तो वहां आप प्रेमपूर्ण रह करके उनके साथ नाश्ता नहीं कर सकते। वहां आपको न्यायोचित ही रह करके देखना पड़ेगा कि कैसा माहौल है, क्या है क्या नहीं। तो समाज में सत्य नहीं चलता, प्रेम नहीं चलता, वहां केवल न्याय चलता है सामाजिक तल पर। और बोले उसके बाद में जब ये सभी संवर्गों को मिला के समष्टि की बात की जाती है, तो समष्टि में जो है जीवन मूल चलता है पुण्य। हाँ, ये मतलब जो है इस तरह से बोले ये 4 हैं जीवन मूल्य, और ये 4 तल हैं। इन चारों तलों पर इन 4 जीवन मूल्यों की स्थापना ही, मतलब धर्म की स्थापना कही जाती है। और यहाँ अब ये आप ध्यान से देखो, मतलब उन्होंने बताया हमको कि आप ध्यान से देखिए, तो इसी चीज का अभाव हो रखा है। व्यक्तियों में सत्य नहीं है, सत्य का उन्हें पता भी नहीं है क्या है, और सत्य है भी नहीं। परिवारों में प्रेम का अभाव है, प्रेम नहीं दिख रहा कहीं पे, लगभग लगभग। समाज में न्याय का अभाव है बुरी तरीके से, न्याय का तो अता ही पता नहीं है बिल्कुल, कहाँ क्या न्याय होता भी है, कोई नहीं होता। और समष्टि में पुण्य का अभाव है। बोले ये 4 यही काम करना है, और ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और उन्होंने इसको थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन किया था हमको। तो हमें तभी समझ में आ गया था कि इतने सिस्टमेटिक तरीके से, हमने भी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी थी, बहुत सारे लोगों से मिले थे, हमने बताया आधा हिंदुस्तान खोद मारा हमने। तो इतना सिस्टमेटिक हमें कहीं नहीं दिखा, समझ में आया। और तो हमने तभी डिसीजन कर लिया कि ये आदमी मतलब विलक्षण है, और इनके साथ काम करना उचित है, और तभी हमारा डिसीजन हो गया। फिर आफ्टर फिर वो एक्चुअली उनको पुस्तकें लिखनी थी, मतलब जो अपने ग्रंथ हैं वो सारे बहुत भ्रष्ट हो रखे हैं, इनफैक्ट उनके अंदर बहुत गंदगी भर दी गई है, सांस्कृतिक बहुत दिक्कतें क्रिएट कर दी गई हैं, जिनको पढ़ करके आदमी किसी गति को प्राप्त नहीं होता, वो केवल दुरावस्था को ही प्राप्त होता है। और आप ध्यान से देखिए तो आध्यात्मिक प्रवचन ये है
कि आप संसार से छुटकारा प्राप्त कर लीजिए। आप कोई भी अभी कहीं भी आध्यात्मिक आप सुन लीजिए, तो वहाँ आपको यही कहा जाएगा कि इस संसार से आप छुटकारा प्राप्त कर लीजिए, यही जीवन का लक्ष्य है। ये जी संसार दुखालय है, संसार दुख है, यहाँ आ गए हो तो पाप कर्म करने पड़ेंगे, और उस पाप से फिर छुटकारे के लिए आपको पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, और किसी तरह से आप मोक्ष प्राप्त कर लीजिए। इस तरह के प्रवचन चलते हैं, आप कभी देखिएगा, कभी आजमाइएगा। तो इस तरह के प्रवचनों को लोग बताते हैं कि ये बड़े धार्मिक प्रवचन है और ये आध्यात्मिक प्रवचन है। बोले ऐसा नहीं है, अगर भगवान कोई पागल आदमी तो है नहीं कि इतना दुख भरा संसार बनाएगा। उन्होंने बताया कि इसमें गड़बड़ी हो रखी है कुछ, ये ऐसा है नहीं जैसा दिखता है। तो ये संसार पूरी तरह सुखालय है, और इस पे बस ये है कि आप धार्मिक तरीके से आप रहिए, चलिए, तो यहाँ कोई समस्या नहीं। तो उनको कई सारी बुक्स लिखनी थी, मैं ये बता रहा था, कई सारे अच्छा। ग्रंथ उनको रेक्टिफाई करने थे, लिखने थे। तो अब फिर आफ्टर ऑल एक कंप्यूटर की आवश्यकता थी और एक कंप्यूटिस्ट की आवश्यकता थी। तो इस काम की महत्ता को देखते हुए मैंने मतलब उनसे कहा कि ये फिर काम मैं आपके साथ करता हूँ कंप्यूटर पे। तो बोले ठीक है। तो तब से लेके अब तक, मतलब 2001 से लेके एक तरह से आप कह सकते हैं अब तक उनके साथ उन लगभग सारे मैटर्स पे जो लिखना हुआ है, उन्होंने जो लिखवाया है, बुक्स बनाई हैं, जितनी भी मैटर्स पे A to Z, अब तक उन्होंने 200 से ज्यादा ग्रंथों पे काम किया और बहुत मटेरियल लिखा और बनाया गया। वो सौभाग्य हमको ही मिला है कि वो सारा हमारी उंगलियों से कंप्यूटर में फीड हुआ है और हमारे आंखों के सामने से गुजरा है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो इस तरह का रहा। तो उसके बाद में कहानी यही है कि हम इस प्रोग्राम में पूरी तरह लग गए, और 2008 तक तो एक तरह से हमको लोग महाराज जी कहने लगे थे, यही आश्रम में रहते थे वहाँ, और कुछ अ, करते भी नहीं थे, कोई आश्रम में जो भी था खाना पीना वही खा लेते थे और काम करते रहते थे। फिर 2008 में उन्होंने ही मेरी शादी करी। अ, तो शादी के बाद हमने पूछा कि अब हम, क्योंकि अब परिवार की दृष्टि से कुछ करना पड़ेगा, कि अभी तक तो चलिए अकेले थे तो कैसा भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुर्ता पजामा पहन रहे हैं, दाढ़ी बढ़ गई तो कोई बात नहीं, जब कभी कटा लेंगे, होगा स्थिति। अब थोड़ा देखना पड़ेगा, कि अब ऐसे तो चलेगा नहीं तो क्या करें। तो उन्होंने एक्चुअली इंश्योरेंस सेक्टर में सर्विस की हुई थी न्यू इंडिया में। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जो कि सरकारी बीमा कंपनी है। तो उनको पता था, तो उन्होंने कहा हमसे कि आप एक काम करो, आप इंश्योरेंस सर्वेयर एक मतलब वो होती है, वो आप वो बन जाओ, तो आप क्या है कि फ्लेक्सिबली अपना काम कर पाओगे, और आपका सोशल वर्क भी मतलब बीच में डिस्टर्ब नहीं होगा। तो हमने उनकी बात सुनी और उसको देख करके हमने मतलब इसको ऑप्ट कर लिया। 1 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है उस किसी सर्वेयर के अंडर में, उसके बाद एग्जाम होता है एक, IRDA की तरफ से, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मुंबई, एक इंस्टीट्यूट है इंश्योरेंस का, वो कंडक्ट करती है, तो वो लेती है, तो उसको पास करके हम सर्वेयर बन गए। और तब से लेके अब तक ना उसी काम में लगे हुए हैं। और रूटीनल आपको पता ही है कि हमारा सुबह से लेकर के 7 बजे से 1:30 बजे तक उनके साथ रहता है वर्क। उसके बाद में निकलते हैं। अच्छा, सर्वेयर का काम कोई फिक्स जॉब तो है नहीं, कभी भी कॉल आ जाती है, कभी भी जाना पड़ता है, वगैरह वगैरह। तो कॉल आ गई होती है तो उसके बाद हम किसी कॉल पर निकल जाते हैं, और नहीं तो फिर घर पे कोई काम करते हैं, और रात पे रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं अभी। ऐसा करके मतलब चल रहा है। कुछ थोड़े बच्चे भी छोटे हैं तो वो भी एक जिम्मेदारी है, थोड़ा सा बड़े हो जाए तो एक मतलब जिम्मेदारी पूरी हो। इस तरह करके सोशल, फैमिली और सब चल रहा है फिलहाल। तो इसी पे सारा सेंटर्ड है हमारा प्रोग्राम, जितना भी है वो इसी पे मतलब बेस्ड है सारा। हरिद्वार में कहाँ पे आप हैं, मतलब केंद्रित हैं? हरिद्वार हरिद्वार में। में ये कनखल क्षेत्र है। यहाँ पे जगजीतपुर नाम की एक जगह है, यहीं पे है। ये हमारे आसपास ही पायलट बाबा आश्रम, और थोड़ा सा दूर पे ये रामदेव जी का पुराना आश्रम, और ये सब चीजें इसी क्षेत्र में है। हाँ, सती कुंड और दक्ष मंदिर वगैरह वगैरह, ये सब यहीं आसपास ही है। अच्छा। हाँ, एक लक्सर जगह है, लक्सर। तो हरिद्वार से लक्सर रोड गई हुई है, उसी पे है, मतलब है हरिद्वार में ही, और लक्सर रोड पे स्थित है ये, अच्छा अच्छा। जगजीतपुर। हम्म। तो तो ये है अपना प्रोग्राम सारा, और चल रहा है अभी तक। इस पे हम लोग तो अब
काफ़ी कुछ कर चुके हैं। अपने पास ट्रस्ट है, 2 कंपनियां हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है। जैसा मतलब ज़रूरत आवश्यकता होती है वैसा हम लोग करके उसे आगे बढ़ाते हैं। हम्म। चल रहा है पूरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टोटली समर्पण, सरेंडर हाँ, काम के इसके प्रति। अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम्म। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कारण क्या है कि अभी आप बहुत ऊपर जाते हैं तो एक कड़वा सच है कि जैसे आप बहुत ऊपर जाते हैं तो आप बहुत बड़े चोर बनेंगे बस। अभी ईमानदारी से ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ऊपर के सारी पोस्टें कैप्चर्ड है, पॉलिटिकली कैप्चर्ड हैं पूरी तरीके से। ऊपर आप कोई थोड़ा सा, आप जानते होंगे, जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन ही बन जाए, उसकी क्या प्रॉब्लम्स सामने आती हैं, कहने लायक नहीं है। हम्म। आप किसी बड़ी पोस्ट पे जाइए, हम्म। वहाँ कौन सी प्रॉब्लम्स आती है सब जानते हैं। अपने सारे मित्र बड़ी पोस्टों पे सब जानते हैं क्या है हम्म। क्या नहीं है। हम्म। तो बहुत ऊपर जा करके कोई रास्ता है नहीं अभी रास्ता। हम्म। अगर अगर आप सही में दूरदर्शी हैं तो आप मतलब अगर सामान्य रूप से चल रहे हैं, आप केवल थोड़ा सा आत्मसंतुष्टि चाहिए कि आप बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए हैं और आप बहुत खुश हो रहे हैं, ये सब अलग की बातें हैं। हम्म। या आपने थोड़ा धन कमा लिया है तो आप थोड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं। तो हम लोग ये सब बातें, हम लोग जैसे अब मालवियंस हैं और हम लोग इंजीनियर्स हैं। अपने टाइम में हम सभी लोगों ने कंपटीशन फेस किए हैं, कंपटीशन क्रैक किए हैं, कहीं ना कहीं पहुंचे हुए लोग हैं। तो अब हम लोगों को ना ये सब दिखाने की या ये सब उसकी के हम यकीन करें कि हम कुछ कर सकते हैं या कुछ ऐसा हो सकता है, ये सब बहुत बचकानी बातें। हम लोग सब इतने मैच्योर हैं कि कुछ भी मतलब किया जा सकता है इस दुनिया में। मतलब किसी भी चीज की आप तैयारी कर लीजिए, कितना भी धन कमा लीजिए, सब टैक्स मौजूद है हर चीज के। तो इसके बाद में फिर एक ही बात बचती है, इतनी प्रतिभा आने के बाद में और इतनी दूरदर्शिता आने के बाद में, कि फिर कुछ ऐसा काम किया जाए जो मतलब सामाजिक हित का हो और सामाजिक हित का तात्कालिक ना हो, वो मतलब शाश्वत हो। जैसे एक तात्कालिक होता है कि जैसे समाज में कुछ लोग बीमार चल रहे हैं तो आपने जाके दवाई कर दी उनकी, ये तो हुआ मतलब इंस्टेंट रेमेडी के आपने जाके उनको दवाई दे दी थोड़ी सी। और एक होता है कि आप सोचे कि बीमार पड़े क्यों, कौन सी वजह है जिस वजह से बीमार पड़े, आप उसकी ही पूरी रेमेडी पे लग जाएं, उस कारण की उस पर लग जाएं, रेक्टिफाई करने पे कि आखिर इसका क्या कारण था। तो इस तरह का मतलब चिंतन एक दूरदर्शिता भरा लेकर के आप आगे बढ़ें तो उचित होता है। हम्म। और दूसरी बात यह है कि अगर हम देखें तो आगे आने वाले हमारे ही बच्चे हैं, अपने ही बच्चे हैं जो आगे मतलब जिनको जीना है। और आदमी तो व्यक्तिगत रूप से चला जाता है लेकिन समाज शाश्वत रहता है। और समाज में हम ही लोग बार बार पैदा होते हैं, मतलब बच्चा भी हमारा हमारा ही एक पार्ट है जो दुनिया में आया है। अब ऐसे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा होता वही है। तो अंततः, और वैसे भी अगर आप दार्शनिक उस पर जाएं अगर, तो कहा गया कि एक ही आत्मा ने इन सबको धारण कर रखा है। तो उसी एक को जीना है, उसी एक को सब करना है, उसी एक को मरना है, उसी एक को झेलना है सारा। तो फिर इस मतलब इतना जानने के बाद में फिर एक ही चिंतन रह जाता है कि इसको ठीक से सही कर दिया जाता है, और कोई चिंतन नहीं रह जाता। तो इसलिए उन कामों में लगे हुए हैं हम लोग एक तरफ से। और ये आप मानिए कि ये सब बाकायदा ये सब रेक्टिफाई होगा और जल्दी ही होगा। ये जैसे सतयुगीन वातावरण जिसको बोलते हैं, कि सतयुगीन वातावरण जैसा आप पढ़ते हैं, राम राज्य का वर्णन पढ़ते हैं, उसी तरह का ये सब उतरने वाला है अभी पृथ्वी पर। ये जितनी भी मार काट दिख रही है, ये जितने भी मतलब जोर जबरदस्ती दिख रही है, ये जितना भी छल कपट दिख रहा है, ऐसा नहीं, दुनिया ऐसी नहीं होती। ये तो आप कह सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं और बीच में कोई फोड़ा हो गया, तो ये फोड़े वाली कंडीशन है एक तरह से। अब होता क्या है, जिस समय फोड़ा हो जाता है उस समय एक सेकंड भी बड़ा लंबा दिखता है, और तकलीफ होती है। एक घंटा भी बहुत सदियों लगती है कि एक घंटा कैसे बीतेगा, इतनी तेज तकलीफ हो रही है। तो ऐसा लगता है, हालांकि होता नहीं ऐसा। एक बार ये सब फिर से सही कर दिया जाता है तो ये लाखों सालों तक फिर सही चलता रहता है।
और बाई चांस में फिर कोई गड़बड़ी आ जाती है किसी वजह से, तो इसको फिर से रेक्टिफाई कर दिया जाता है। तो ऐसा चलता है ये मामला। तो इस तरह का कारोबार है और इसी में हम लोग लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। मैंने कहीं पढ़ा था कि आगे बढ़ने के लिए, मतलब जैसे आपने वो चार चार लेवल्स और चार हम्म। खंड बताए बेसिकली, है ना, किसी चार में जी, चार जी, जीवन मूल्य। जीवन मूल्य और चार लेवल्स जो हुए। हम्म। एक था, एक कहीं मैंने पढ़ा था, सरेंडर, एस्पिरेशन और रिजेक्शन, SAR। जैसे आजकल SIR चल रहा है, ऐसे अच्छा। SAR, सरेंडर, एस्पिरेशन और रिजेक्शन। कहने का मतलब ये समर्पण, और किसी एक बहुत एस्पिरेशन यानी कि एक उम्मीद रखना एक हाँ तरफ, उसकी हाँ, तरफ एस्पायरेशन। चेष्टा करना, कुछ बहुत ही अच्छे गोल के लिए, बहुत ही अच्छे लक्ष्य के लिए, बहुत अच्छे ऊंचे लक्ष्य के लिए। हम्म। और तीसरा है रिजेक्शन। रिजेक्शन का मतलब ये हो गया कि कुछ चीज़ों को छोड़ना है, छोड़ते चले जाना है। हम्म। हम्म। तो जो आप बता रहे थे पिछले 15-20 मिनटों में, तो मुझे, मैं वही बैकग्राउंड में मेरे वो चल रहा था कि समर्पण भी है, एस्पिरेशन भी है और रिजेक्शन भी है, तीनों ही बातें हैं आपके रिजेक्शन किस आपके चीज का है? आपके पिछले 25 साल के उसमें। रिजेक्शन बेसिकली जो आप बन सकते थे, जैसे हम लोग बने हुए हैं, बाकी लोग, है ना, नहीं तो आपने नहीं, आपने उस चीज़ को, मैं अभी वही तो। कंप्लीट करता हूँ, मैंने, आपने वो पाथ नहीं अच्छा। चूज़ करा। हाँ। आपने वो पाथ नहीं चूज़ करा, कॉर्पोरेट वाला पाथ नहीं चूज़ करा, नॉर्मल पाथ नहीं चूज़ करा, कंपनीज वाला, कॉर्पोरेट्स वाला, PSUs वाला पाथ नहीं चूज़ करा, वो आपने रिजेक्ट करा। और आप एस्पायर कर रहे थे कुछ जो आपके मन में काफ़ी समय से था, दशकों से था, उसको आप एस्पायर कर हाँ। रहे हैं, उस पर भी मैं बात करूँगा, पूछूंगा। हम्म। मेरे क्वेश्चंस हैं कुछ शुरुआती। और सरेंडर तो आपने किया ही, समर्पण आपने किया, समर्पित किया, गुरुजी जो आपके हैं उनके जो मार्ग पे आपने समर्पण किया, उनको समर्पित किया आपने। हम्म। तो मैं वो, मतलब मैं ये कह रहा था कि मैं बैकग्राउंड में वो भी चीज़ मैं सोच रहा था अभी। जस्ट एक अच्छा। स्टेटमेंट है, मैं कुछ एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, एक जस्ट एक स्टेटमेंट है आपके इस उसके लिए। एस्पिरेशन में मेरे को एक डाउट है। जी। एस्पिरेशन में ये है कि ना, जब हम कोई कोशिश कर रहे होते हैं तो फिर, और लक्ष्य भी है, एक क्लियर लक्ष्य, मान लीजिए 3-4 जो भी लक्ष्य हैं वो लक्ष्य हैं, गोल्स हैं हमारे, पर्पस क्लियर है, और मेहनत भी कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन क्योंकि आ, समय का नहीं पता कि कितना समय लगेगा, कितने लोग जुड़ेंगे, कब होगा, हम्म। कहाँ होगा, कैसे होगा, तो हम्म। वो जो है वहाँ कैसे, मतलब स्टेबल रखा जाता है अपने बुद्धि को, अपने मन को बेसिकली कैसे स्टेबल रखा जाता है, वो बड़ा डिफ़िकल्ट है मुझे लगता है। क्योंकि ये चीज़ हर एक के साथ होती है। मान लीजिए किसी को अगर कॉरपोरेट में अगर बहुत आगे बढ़ना है, किसी को बहुत पैसा कमाना है बिजनेस में, किसी को हाँ। मेडिटेशन में मान लीजिए बहुत अच्छा करना है, किसी को किसी कंपटीशन में बहुत अच्छा करना है। आप हम्म। समर्पित भाव से एक आपने एक उद्देश्य पे आप काम कर रहे हैं। हम्म। तो क्योंकि अनसर्टेनिटीज़ हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, हो सकता है इस जीवन काल में, इस लाइफ टाइम में वो लक्ष्य पूरे ना हो पाए, हम्म। तो वो छटपटाहट होती होगी, वो कुलबुलाहट होती होगी, वो घबराहट होती होगी, या फिर ये सोचा हुआ है, मतलब मैं जानना चाहता हूँ, मतलब हाँ हाँ या फिर ये हाँ। सोचा हुआ कि नहीं ठीक है, ये तो एक निरंतर एक कार्य है, हमारे बाद कोई और करेगा, फिर कोई और करेगा, मतलब उस तक पहुँचने की लालसा कि वो मेरे सामने ही हो जाए, जो भी आप करना चाह रहे हो अगले बीस हम्म। तीस चालीस साल में मेरे सामने, मेरे जीवित रहते ही हो जाए, वो लालसा तो हम्म। होती होगी, उसको कैसे दबाते हम्म। हैं, मतलब ये मैं वो जानना चाह रहा हूँ मैं, बिल्कुल। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा हम्म, क्वेश्चन है। हम्म, इसमें दरअसल बात यह है कि आप ना जैसे कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, तो उसको आधी अधूरी पर्सनालिटी से नहीं कर सकते आप। बड़ा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनालिटी बड़ी करनी पड़ेगी, एक बात। उसमें पर्सनालिटी बड़ी करने का मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं हल्का सा, कि पर्सनालिटी के, हालांकि आप लोगों ने शायद अगर गुरुजी के फेसबुक लाइव कभी सुने हो या मैंने कभी भेजे हो कुछ
पढ़े हों, मैं उस पर मालवियंस का जो अपना 2001 का ग्रुप है उस पर भेजता हूँ उनके हर रविवार को। तो एक होता है फिजिकल लेवल का बंदा, उसकी केवल फिजिक काम करती है और कुछ नहीं काम करती, शरीर काम करता है बस। बहुत ज्यादा मानसिक रूप से वो सक्षम नहीं होता, बहुत उसे आप कुछ समझा नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते, इमोशनली फिट नहीं होता वो आदमी, और स्पिरिचुअली तो उसे कहना ही क्या है। एक दूसरी पर्सनालिटी होती है, वो फिजिकली भी फिट होता है और मेंटली भी फिट होता है, लेकिन वो इमोशनली और स्पिरिचुअली वो फिट नहीं होता या डेवलप्ड नहीं होता। फिट छोड़िए, डेवलप नहीं होता। डेवलप शब्द इसलिए ज्यादा उचित है क्योंकि डेवलपमेंट किया जाता है एफर्टफुली। तो अगर मैं कहूँ फिट, तो उसमें ये हो जाएगा कोई फिट है या नहीं है, गॉड गिफ्टेड टाइप की चीज हो जाएगी। और डेवलपमेंट कहने में ये है कि आदमी करके कर सकता है उसको, मतलब एफर्ट करके डेवलप कर सकता है अपने आप को। तो एक तीसरी पर्सनालिटी होती है जो फिजिकली भी फिट होता है, मेंटली फिट होता है और इमोशनली भी मतलब डेवलप्ड होता है। ये तीसरे तरह की पर्सनालिटी है। और चौथे तरह की पर्सनालिटी है कि एक तीनों के बाद में स्पिरिचुअली भी जो डेवलप हो चुका होता है। इन्हीं को अपनी जो वैदिक भाषा है उसकी उसमें शूद्र बोलते हैं, पहले वाले को, फिजिकली जो डेवलप्ड होता है। जो फिजिकल के साथ मेंटली भी डेवलप हो जाता है उसी को वैश्य बोलते हैं। फिजिकल मेंटल के साथ में कोई आदमी इमोशनली भी डेवलप हो गया है, जैसा कल बात चल रही थी 80 सेक्टर्स हैं अपने पर्सनालिटी के। तो अगर फिजिकल मेंटल के साथ में अगर इमोशनली भी फिट हो गया है या डेवलप हो गया है, बेहतर होगा अगर कहें तो उसी को क्षत्रिय बोलते हैं अपनी वैदिक भाषा में। और फिजिकल, मेंटल, इमोशनल के साथ में एक आदमी स्पिरिचुअली भी डेवलप हो गया है तो उसको वैदिक भाषा में ब्राह्मण बोलते हैं। अब एक बात तो यहां से हो गई कि ये जातिवाद नहीं है, हम्म। शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण जातिवाद नहीं है, बल्कि ये विकास के स्तर हैं। एक आदमी आज अभी फिजिकली डेवलप्ड है और उसको शूद्र कहा जाता है। कल कल को वो आदमी डेवलप होकर के मानसिक दशा को भी मतलब प्राप्त कर सकता है, उस दशा में उसी आदमी को वैश्य कहा जाएगा। और तीसरी बात है कि वही आदमी आगे चल के इमोशनली फिट हो सकता है, डेवलप हो सकता है, तो उसी को क्षत्रिय कहा जाएगा। और चौथा जो विकसित हो जाएगा स्पिरिचुअली, चेतनात्मक विकास जिसका हो जाएगा, उसको आप ब्राह्मण कहेंगे, ऐसा। और यहां जब ये बात बताई जाती है कि ये शूद्र, ये वैश्य, ये क्षत्रिय, ये ब्राह्मण, तो वहां पर ये बात बताना बहुत जरूरी है कि शूद्रों का जो कर्म होता है वो होता है कृषि कर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि सभी हिंदू ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि शूद्रों का कर्म है सेवा कर्म। सेवा कर्म शूद्रों का बिल्कुल भी नहीं है। सेवा होती है हृदय केंद्र से। हृदय केंद्र उनका बिल्कुल काम नहीं करता। हृदय केंद्र तो छोड़ो, उनका मानसिक केंद्र भी काम नहीं करता। वो सेवा कहाँ से कर लेंगे? किसी को गुलाम बना बना लिया, बात दूसरी है। तो शूद्रों का जो कर्म है वो मूलतः कृषि कर्म है। इसके वैदिक उदाहरण में दे सकता हूँ, अभी बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, अभी आप शॉर्ट में समझ में, और जो ये आपने आप क्वेश्चन। जाति की बात नहीं कर रहे हो, बिल्कुल ये ना ना ना, स्तर की बिल्कुल बात नहीं। कर रहे हो। वर्ण व्यवस्था। हम्म। वर्ण शब्द आया है व्री, संस्कृत में व्री धातु से। और व्री का मतलब होता है वर्ण करने से संबंधित, उसका अर्थ है। तो वरीयता क्रम का है ये, मतलब वर्ण व्यवस्था वरीयता क्रम से संबंध रखती है और डेवलपमेंट का सारा खेल है, विकास क्रम का खेल है। एक आदमी कितना, जो 25 साल की शिक्षा होती है उसमें कौन कितना विकसित कर गया, उस आधार पर उसको ये सारे कर्म ऑफ करा दिए जाते हैं। और खुली छूट है कि बीच में भी अध्ययन जारी रखे आदमी, और अध्ययन मनन चिंतन सब जारी रखे, और कोई डेवलप कर जाता है तो टेस्ट बीच में आयोजित किए जाते हैं और उसमें पास होकर के वो बाकायदा अपना कर्म बदल के हायर कर्म में जा सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी तरह से जो मेंटली डेवलप हो जाते हैं, मानसिक रूप से विकसित हो जाते हैं, उनके लिए जो क्षेत्र है वो है वाणिज्य। क्योंकि मानसिक रूप से विकसित होने पर आपकी वाणी चलने लगती है। थोड़ा सा एक्चुअली दार्शनिक डिस्क्रिप्शन भी देता जाऊं तो अच्छा रहेगा। तो मानसिक रूप से जब आप विकसित हो जाते हैं तो आपकी वाणी चलने लगती है, आप बोलने लगते हैं, आपके शब्द बहुत ज्यादा आ जाते हैं आपके पास में। तो वाणी से ही जो पैदा होता है, वाणिज्य, वाणिज्य शब्द यानी कॉमर्शियल, कॉमर्स जो शब्द है उसको हिंदी में वाणिज्य बोलते हैं, और उसका अर्थ होता है कि जो चीज वाणी से पैदा होती है
वाणिज्य, जा का मतलब होता है पैदा होना, और या का मतलब होता है जो, और वाणी तो आप जानते ही हैं। तो जो चीज वाणी से पैदा होती है उसको कहते हैं वाणिज्य। तो मानसिक रूप से विकसित आदमी के लिए जो क्षेत्र है रोजगार का, वो होता है वाणिज्य क्षेत्र। और तीसरा जो है वो इमोशनली जो व्यक्ति डेवलप हो जाता है, जो मतलब जिसकी भावनाएं काम करने लगती हैं, या कहें जिसको दूसरों का दर्द समझ में आता है, ऐसा आदमी क्षत्रिय बोला जाता है। और क्षत्रिय से इसलिए बोलते हैं कि ये ऐसा आदमी जो प्रेमी है, प्रेमी किस्म का है, इमोशनल है, ऐसा आदमी दूसरों के लिए छत्र टाइप का काम करता है, मतलब दूसरों को संरक्षण देने का काम करता है। अरे तुम इधर आ जाओ, हाँ बेटा क्या बात है बताओ मुझे, इस टाइप का। इसलिए उसका नाम क्षत्रिय वर्ण रखा गया है, कि वो दूसरों के लिए एक संरक्षण टाइप, बड़े भाई टाइप का हो जाता है वो। सेवा करना क्षत्रिय वर्ण का काम है मूलतः, शूद्रों का नहीं। और चौथा जो ब्राह्मण वर्ग है, जिसका चेतनात्मक विकास हो जाता है, जिसको सही गलत समझ में आने लगता है, किसी विषय में सही गलत समझ में आता है, और जिसका विवेक काम करता है। विवेक और बुद्धि में अंतर है थोड़ा सा। जिसका विवेक काम करता है वो आदमी ब्राह्मण कहा जाता है। और उस आदमी को नेतृत्व क्षेत्र में, मतलब रोजगार है उसका कि आप नियम नीति निर्णय कीजिए जो जनता के सार्वजनिक हित के हैं, और आपका वही काम है। तो इस तरह से कृषि, वाणिज्य, राज्य और नेतृत्व, ये इन चार वर्णों के काम थे। बात चल रही थी कि आपने जो प्रश्न पूछा था लक्ष्य। हाँ। कि ये बीच में कैसे एस्पायर, आप एस्पायरेशन टूट जाएगी या पूरी होगी, अपना ऐसा होगा। तो जब आप बड़े उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो आपको व्यक्तित्व बड़ा रखना पड़ेगा, एक बात। और बड़ा व्यक्तित्व रखने में जब आप ये देखते हैं, मतलब एक शाश्वतता होती है। बड़ा व्यक्तित्व का मतलब है कि आपकी शाश्वतता हो गई, आप कहां से कहां तक हैं। अगर आप यही 5.5 फुट के हैं तो आप दिक्कत में आएंगे। और जब आप सत्य जानना शुरू करते हैं कि नहीं, ये तो एक ही आत्मा का विस्तार है चारों, फिर इसको जाना जाता है ठीक से, मतलब इसके पूरे ग्रंथ मौजूद हैं, इसके एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, इसके तर्क मौजूद हैं। ये कभी आप हरिद्वार आओगे तब मजा आएगा, थोड़ा सा इन सब डिस्कस होगा। खैर अभी तो मतलब शॉर्ट में आप ये समझिए कि पर्सनालिटी बड़ी जैसे तब बनती है जब फैल जाती है चारों तरफ। अब एक तो सर्वव्यापी। हाँ, एक तो बाहर से फैल गया, जैसे सिकंदर सिकंदर ने सबकी गर्दनें उड़ा दी, वो चारों तरफ फैल के बैठ गया। और एक आप वैसे ही समझ जाओ ना कि आपकी ही आत्मा ही सब में फैली हुई है, आप ही फैले हुए हो। और इस बात को आप ठीक से समझ करके जब आप अपने अंतःकरण में बिठा करके उस तरह का बनने का प्रयास करते हैं, उस तरह के बन भी जाते हैं, तो यही आपकी पर्सनालिटी को बड़ा बनाता चला जाता है। जब आप जान लेते हैं तो आप वैश्य हो जाते हैं, जब आप मान लेते हैं तो आप क्षत्रिय हो जाते हैं, जब आप सत्य को जीने लगते हैं, हो जाते हैं सत्य अपने आप में, तो आप ब्राह्मण हो जाते हैं। इन शॉर्ट ये समझिए। तो उस समय जब आप इतने शाश्वत और इतने व्यापक हो चुके हैं कि आप मतलब ये आसमान कहां से कहां तक है ये आप ही हैं, ये समय कब शुरू हुआ था और कब तक चलेगा वो आप ही हैं, मतलब ये थोड़ा सा अटपटे टाइप के प्रश्न हैं। इस सब का रीजन क्या है, इस सब के परिणाम क्या होने वाले हैं, रिजल्ट क्या होने वाले हैं, तो ये सब जब आपके ऊपर ही सारी चीज केंद्रित हो जाती हैं, तो इतने बड़े व्यक्तित्व को लेकर के जब आप इतने बड़े काम को करते हैं, तो इसमें मतलब ये सब जो प्रश्न हैं ये बहुत छोटे पड़ जाते हैं कि ये होगा या नहीं होगा, या हमारे सामने होगा या किसके सामने होगा। अरे जब आप बड़ी पर्सनालिटी से काम करते हैं तो आपकी योजनाएं भी उतनी बड़ी होती है कि लगभग आप श्योरिटी रखते हैं कि हाँ इसको कर ही लेंगे। जैसे कई लोग श्योर एंड सर्टेन, क्या हम लोगों को कभी शंका थी कि हम लोग उसमें फेल हो जाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जाम में? नहीं रही होगी, निश्चित रूप से नहीं रही होगी, उस समय नहीं रही होगी। हम लोग इतने प्रतिभाशाली हैं कि हम लोग इतना कह सकते हैं हाँ पास हो जाएंगे, बड़े आराम से पास होंगे। तो जाहिर है कुछ चीजें होती है जिसको आप सर्टेन कह सकते हैं कि हाँ ये हम कर ही लेंगे। कुछ चीजें होंगी ऐसी, चलिए ठीक है मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपके सामने 2 किलो का बाट रखा है, आप उठा लेंगे कि नहीं उठा लेंगे? आप पूरे कॉन्फिडेंस कहेंगे हाँ बाकायदा मैं उठाऊंगा, ये लिए उठा के दिखा दिया। तो कुछ काम ऐसे होंगे 100% जो आप सर्टेनली कह सकेंगे कि आप कर सकते हैं। और आप ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि आपकी पर्सनालिटी उससे कहीं ज्यादा ऊपर आ चुकी है। आप 2 किलो क्या, आप 10 किलो का उठा के दिखा देंगे। तो ऐसे में आपसे कोई पूछ रहा है कि 2 किलो उठा लेंगे नहीं उठा लेंगे, तो आप कर सकेंगे।
तो इसलिए वहां वो शंका नहीं रह जाती। और दूसरी बात है कि शाश्वत कामों को जब किया जाता है तो ये प्रश्न नहीं होते कि ये होगा या नहीं होगा, या कब होगा कब नहीं होगा। उस समय मतलब कर्मण्यवाधिकार से हमको जो अधिकार प्रदान किए गए हैं ईश्वर के द्वारा, वो कर्म के किए गए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि फल हमारा नहीं होगा। इसका मिसकॉन्सेप्ट ये जाता है कि फल हमारा नहीं, इस केवल कर्म करने का अधिकार हमको मिला है, फल का नहीं। नहीं नहीं, फल यहाँ थोड़ा क्लैरिफाई करने लायक है। फल आपका ही होगा। उसकी संस्कृत पे आप जाइए कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। उसका अधिकार शब्द का जो अर्थ है वहां पे है आपका बस होना। तो वहां ये बताया जा रहा है श्लोक में कि आपको जो बस दिया गया है, आपका जो अख्तियार दिया गया है, आपको जो आपका अधिकार क्षेत्र जो घोषित किया गया है, वो कर्म का है। दरअसल आप जो कुछ कर सकते हो, जो चेंज कर सकते हो, जो योजना बना सकते हो, जैसे कर सकते हो, वो केवल कर्म क्षेत्र और कुछ नहीं है। आप फल पे डायरेक्ट नहीं काम कर सकते कि आप पहुंच गए वहां पे किसी एग्जामिनर के पास में, कहा अच्छा मेरठ की कॉपी वहां जाती है कानपुर, तो कानपुर पहुंच गए वहां पे और वो एग्जामिनर से मिलकर बोले हमारे नंबर बढ़ा दीजिए हमारे लड़के के। तो ये सीधे डायरेक्ट फल पे काम करने वाली बात हो गई। तो जो अधिकार मिला है वो कर्म पे मिला है। तो जब आप इतने बड़े मतलब उसको ध्यान में रख के काम कर रहे हैं, तो इस बात का क्या मतलब रह गया कि ये होगा या नहीं होगा। हमने पूरी मंतव्य से देख लिया कि हाँ इसको करने के लिए ये किया जाना चाहिए, कर रहे हैं। बाकी लेकिन ये इसके पीछे ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आदमी, मतलब दो बातें हैं इसमें, कि ऐसा भी नहीं कि आदमी सोचा अच्छा ठीक है, ये मतलब ये नहीं सोचना है कि होगा कि नहीं होगा, करना है। नहीं नहीं, अरे पूरी योजना तो पूरी बनानी है ना। कि जैसे आप कंपटीशन तैयारी करने निकले, आप थोड़ा समझिएगा इस बात को। जैसे आप कंपटीशन तैयारी करने निकले, अब आपने ठीक है, आपने योजना बनाई, आपको कर्म का अधिकार है, आपने तैयारी शुरू करी, तो आप एक वो तो तय करोगे ना कि हाँ मुझे 1 साल में 2 साल में इसका सिलेक्शन ले लेना है। टारगेट बनाए जाते हैं और टारगेट के पीछे पागल नहीं हो जाया जाता, टारगेट के पीछे ही नहीं लग जाता। टारगेट बना करके किनारे रख दिए जाते हैं और उसके अनुसार फिर कर्म शुरू कर दिया जाता है। तो टारगेट बनाए जाते हैं कि इसे इतने समय में निपटाने का एक टारगेट है और पूरी तन्मयता से लग जाया जाता है। लेकिन इस बात से कभी परेशान नहीं हुआ जाता कि ये होगा या नहीं होगा, या मेरे सामने वो जो कुछ भी दुनिया में होता है, इस पूरी दुनिया में वो सब मेरे सामने ही होता है। मेरे सामने मतलब एक आत्मा, एक चेतना के अलावा इस दुनिया में दूसरा कुछ है ही नहीं। तो अगर वैभव शर्मा देखेगा तो भी मैं ही देख रहा हूं, मैं देखूंगा तो भी मैं देख रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है तो भी मैं ही हूं। एक ही चेतना बैठी है, उसके अलावा कुछ नहीं दुनिया में। ये पूरे इसके पूरे शाश्वत प्रमाण मौजूद हैं। तो शायद आपके प्रश्न का जवाब मिला होगा कि उस समय ये बातें नहीं रह जाती। ये जब आप मुश्किल है, वहां तक पहुंचना मुश्किल है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, इस 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 जिसका इस स्टेट पे, इस स्टेट इस पे बात का पहुंचना भी मुश्किल है। ना ना, इस बात का भी जवाब दे दूं। ये जो बड़ी बड़ी बातों में मतलब ना एक निगेटिव बना दिया गया है, बड़ा गूढ़ है, बड़ा मुश्किल है। नहीं, अरे जो पहुंचते हैं आदमी होते हैं। अच्छा, हर साल एक आईएएस टॉप करता है, आदमी ही होता है। हम लोगों ने कंपटीशन पास किया, सभी ने पास किया, आदमी ही थे। पहुंचना मुश्किल क्या है, पहुंचना होता ही है। कोई ना कोई पहुंचता ही रहता, हर साल आईएएस टॉप करता है कोई ना कोई। तो ये बता करके एक्चुअली चक्कर क्या है, आप ये गहरी साजिश पिछले कई हजार सालों से चली है कि आदमी को विकसित न होने दिया जाए। तो उनको विकसित ना होने दी जाएगा एक ही तरीका रहता है। जैसे आपको अगर हम कोई काम नहीं करने देना चाहते तो हम एक षड्यंत्र रचेंगे और आपके मन में लगातार ये पिरोएंगे कि दिस इज वेरी टफ, दिस इज वेरी टफ, ये बहुत मुश्किल है, आप देखिए थोड़ा दुर्गम क्षेत्र है। तो धीरे धीरे करके ये पूरी दुनिया के लोगों में मतलब ये पिरो दिया है कि ये मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं है। आप सत्य को समझ लीजिए ठीक से, और 2 मिनट का काम होता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ एक तर्क, बुद्धिमान लोगों को थोड़े बहुत तर्क दिए जाए तो उनको वैसे ही समझ में आने लगता है कि हाँ ये सत्य क्या है। और थोड़ी सी ईमानदारी चाहिए, क्योंकि सत्य आप जान लेंगे तो उसको मानने के लिए थोड़ी ईमानदारी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए छिपकली गिर गई दूध में, तो देख आप जान गए छिपकली गिर गई, दिखा दिया देखो छिपकली तैर रही है इसमें, उसके बाद फिर भी आप पीने पे उतारू हैं
क्योंकि आप मान नहीं पा रहे, इसका मतलब ईमानदार नहीं है फिर आप। तो जानना होता है मानसिक उससे, हम्म। दिमागी तल से, और मानना होता है हृदय की ईमानदारी से। हम्म। हाँ, और होना होता है वो थोड़ा और आगे का विषय है। होना होता है उसको पूरा अंगीकार कर, उसके प्रति समर्पित हो जाने से कि हाँ वैसे ही जिएंगे। तो मुश्किल नहीं है बॉस, हम्म। मुश्किल नहीं है ये। थोड़ा सा मतलब समझ का विषय है। और हल्की फुल्की अगर किसी चीज में मान लीजिए मशक्कत ना लगे, तो इस दुनिया में आने का फायदा भी क्या है। थोड़ा बहुत तो सही मशक्कत बात है। लगने दीजिए, लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है कि मुश्किल है। अरे हम्म। एक से अभी अभी आपसे बात होने से पहले ही हम पढ़ रहे थे कि एक पिता है, किसान है, वो शायद तीसरी पास है, और माँ जो है 8वीं पास है। और लड़की को, वो किसान की बेटी है, मतलब वो आदमी किसान है, लड़की को किसी ने पीसीएम दिलवा दिया क्या क्या करके, और वो हो गई फेल। फेल हो गई वो, और शायद 2 बार फेल हुई। और लोगों ने उसको डिमोरलाइज किया कि भाई अब ये कुछ नहीं कर सकती, बेकार है वगैरह वगैरह, लेकिन माँ बाप ने हिम्मत नहीं हारी। और कहते हैं कि एमपीपीसीएस में वो 3 बार उसने रैंक निकाली है। तो भैया, ये मतलब यहाँ पे अब आप ये मत समझना कि आपको कोई उपदेश दिया जा रहा है। हम्म। हम लेकिन यहाँ पे इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं हम्म। कि इस दुनिया में विकास क्रम को रोका गया है। हम्म। विकास क्रम जैसे ही बढ़ता है, जैसे उस समय जब अंग्रेज लोग थे वो मानसिक रूप से विकसित लोग थे वो लोग। हम्म। भारतीयों ने शिक्षा को रोक दिया था, तो ये बिल्कुल पिछड़ चुके थे, हम्म। ये शारीरिक ही रह गए थे। अंग्रेज जब आए तो वो मानसिक रूप से विकसित थे, तो वो इनसे श्रेष्ठ थे, इसीलिए इन पे कैप्चर कर लिया उन्होंने। आजादी के समय अगर आप ध्यान दीजिए, थोड़े से इमोशनल लोग उठ खड़े हुए थे। मुट्ठी भरी थे वो, ज्यादा नहीं थे वो। गिने चुने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, ये गिनती के ही लोग थे। और कुछ गांधी नेहरू कह लीजिए, नेहरू तो मत कहिए, गांधी जी को कहिए, खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो कुछ गिनती के गिने चुने जो इमोशनल लोग थे, वो पड़ गए भारी इन अंग्रेजों पर। हम्म। अंग्रेज मानसिक थे, हम्म। केवल उनमें इमोशनल कोई था ही नहीं। और ये कुछ जो एक खेप आई थी ये इमोशनल थी, ये पड़ गई भारी इन पे। तो ये डेवलपमेंट को इसलिए रोका जाता है कि अगर आप राजनीति करना चाहते हैं, तो आप जनता के डेवलपमेंट को रोकेंगे। और डेवलपमेंट को रोकने का अर्थ ये है कि अगर एक भी आदमी ऊपर उठ के डेवलप होके आ गया, तो भैया एक 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 व्यक्ति वही परमात्मा है, उसमें पूरी सब कुछ खेलता है एक तरफ से। हम्म। वो इतना बड़ा बवाल है एक एक आदमी के, पूछिए नहीं। एक अकेला चाणक्य, उसने हिला दिया था साम्राज्य पूरा घनानंद का। तो इसलिए डेवलपमेंट को रोका जाता है। और डेवलपमेंट को रोकने में सबसे बड़ा हाथ होता है गलत शिक्षा का। उनको यही लगातार बताया जाता है कि ना ना ना, ये गूढ़ ज्ञान विज्ञान, हर ग्रंथ में आपके लिखा हुआ है गूढ़ ज्ञान विज्ञान। गूढ़, अरे गूढ़ काहे का गूढ़ ज्ञान, क्या इतने बड़े बड़े मतलब हम लोग जो है इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे एक से एक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जाने क्या क्या बवाल आया करते थे। इरोडोव लगा डाली, क्रोटोव लगा डाली, है कुछ छोड़ा हम लोगों ने। बता रहे हैं कि गूढ़ ज्ञान विज्ञान कौन सी बात है जो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। ये मतलब इस दुनिया में, ये जैसे हम अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम्म। ये इसमें कौन सा ऐसा मुश्किल काम है जो मतलब कोई समझ ना सके। हम्म। और तब जबकि सामने कोई बुद्धिमान आदमी बैठा हो, हम्म। है ना। अब हम लोग का जो लेवल है एक नॉर्मल कैडर से बहुत ऊपर है। भाई कंपटीशन क्रिएट पास करके जो भी आएगा उसका लेवल थोड़ा ऊपर होता ही है, इसमें शंका नहीं है कोई। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है वैभव भाई। ये सिंपली जो है जानने समझने की बात है, और कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो जिस लेवल का होता है वो उस काम को करता ही है, मानता नहीं। वो उस काम को करता ही है, वो मानता नहीं। और जो करना चाहता है वो फिर उस लेवल का बन जाता है खुद ब खुद, कोशिश करके, एफर्ट करके। कबीर का उदाहरण हम लोग सामने है। तो वो माने नहीं, डटे रहे, और उस तरह का रामानंद जी का शिष्यत्व लेके माने। कोई मुश्किल नहीं है, इसको बस
करते रहने की देर है। और दूसरी बात है कि सिर्फ ये बातें लोगों तक पहुंचानी है, यही तो गड़बड़ी हुई है वहां पे। हम्म। एक तो शिक्षा को रोका गया, और दूसरी बात डेवलपमेंट को रोका गया। डेवलपमेंट के सारे रास्ते रोक दिए गए एक तरफ से। हम्म। और सबसे पहले शिक्षा था। शिक्षा के बाद में आदमी उठ खड़ा होता है, आत्मविश्वासी बन जाता है, उसको कोई भी डराना धमकाना कुछ भी संभव नहीं रह जाता। सब वो गणित सब समझ जाता है और योजना सारी बनाने में सक्षम हो जाता है। हम्म। इसलिए पहला आघात होता है शिक्षा पर। हम्म। हाँ, और अगर आप दुनिया में कुछ करना चाहते हैं तो पहला काम कीजिए शिक्षा पर। हम्म। ये है। तो आपने पहला प्रश्न पूछा था कि इसमें कभी ऐसा नहीं लगता कभी ऊबन या मतलब अपने सामने हो जाए नहीं, ऊबन कोई नहीं, ऊबन नहीं, घबराहट कि घबराहट। होगा हाँ, या नहीं होगा। ऊबन नहीं, ऊबन तो अलग, वो वो तो खैर अपना रास्ता है। घबराहट कह सकते हैं। तो हाँ। घबराहट नहीं संशय, होती। संशय, घबराहट नहीं होती चिंता। क्योंकि मैं समझा, समझा। एक काम करेंगे हम, आपकी जो पहली जो मास्टर क्लास नाम देते हैं उसको, कौन सी मास्टर क्लास इसी चीज़ पे होनी। मैं तो बताता हूँ, पहले। देखो अभी सब 50 के आसपास हैं। भाई हाँ। हम मालवियंस जो हैं अपने बैच के, सब सबकी उम्र जो 50 के आसपास है। कोई एक आध साल आगे, कोई एक आध साल पीछे, सब इसी के आसपास हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में कुछ ना कुछ एक एक उथल पुथल होगी, ये मैं मानता हूँ। पूरी है। मैं आपकी बात को रोकूं यहाँ पे। हाँ। मानसिक विकास के बाद में अगर आदमी ने अपना मतलब, अब हम लोग पूरे मानसिक रूप से विकसित हैं। हाँ। अब हम लोग और ज्यादा विकास मानसिक विकास करने की खास आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में अगर आदमी ने अपना इमोशनल डेवलपमेंट नहीं किया हम्म। वैभव बाबू, हम्म। तो आप ये तयशुदा मानिए कि या तो उसे पागल होना है थोड़े दिन बाद, हम्म। या फिर वो दारू पी पी करके अपना काम चलाएगा। हम्म। बिना दारू के उसका काम नहीं चलेगा। या फिर वो तीसरा एक होगा कि वो कोई सकारात्मक रास्ता चुन करके उसमें कुट 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 लगा रहे कि मैं अपना ये थोड़ा वो काम अपने मन को संतुष्टि देने के लिए। तीन रास्ते उसके सामने होंगे, या तो वो मतलब पागल होगा, या दारू पी के काम चलाएगा, या कोई ऐसा काम पकड़ लेगा जिसमें अपने आप संतुष्टि उसे रहे कि हाँ मैं कुछ समाज दुनिया के लिए कर रहा हूँ, ऐसा मान करके चलता रहेगा संतुष्टि पूर्वक। हम्म। ये होंगे। लेकिन इसमें बेस्ट ऑप्शन ये है कि लोग अपना इमोशनल डेवलपमेंट कर लें। अब वही गंतव्य है। हम्म। ये पर्सनालिटी जाती ही है फिजिकल मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल। हम्म। तो अब मानसिक के बाद में नंबर है इमोशनल का। हम्म। डायरेक्ट कोई ध्यान करने बैठ रहा है, मेडिटेशन करने बैठ रहा है और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात कर रहा है बिना इमोशनल डेवलपमेंट के, हम्म। तो वो या तो पागल बन रहा है या पागल बना रहा है। स्पष्ट बता दूं मैं आपको, हम्म। कहीं मत जाइए किसी ध्यान शिविर में, किसी मेडिटेशन शिविर में, सब पागल बनाते हैं। हम्म। बिना इमोशनल डेवलपमेंट के आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। बिना फिजिकल डेवलपमेंट के आपका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, और इसी तरह से बिना मेंटल डेवलपमेंट के आपका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, और बिना इमोशनल डेवलपमेंट के आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ बात ये चल रही है कि मानसिक विकास के बाद में अब हम सभी लोगों के सामने जो हम्म। मतलब लक्ष्य है वो है इमोशनल डेवलपमेंट का। हम्म। उसको करने करे बिना कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो फिर दारू पियो, दारू पी के अपना टन सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह उठो लेकिन दारू पी करके जो नुकसान होता है वो होता है चेतना का लॉस, प्रतिभा का लॉस। जितनी मात्रा में आप नशा करते हैं उतनी मात्रा में कहीं ना कहीं आपका चेतना बुझती। हम्म। ये नियम, ये नियम। हम्म। हाँ। तो आप कुछ कह रहे थे इस बीच में। हाँ, मैं ये कह रहा था कि बहुत अच्छा पॉइंट है, और ये बहुत रेलेवेंट है, मतलब हम लोगों के लिए, हमारे हम्म, मतलब कुछ लोगों के लिए होगा, मेरे लिए तो होगा, कुछ लोगों के हम्म, लिए और भी होगा। अब क्योंकि हम कुछ लोग, अपवाद। हाँ, हम लोग उस पड़ाव पे हैं जी कि जी। देखो, सबने कुछ अचीव करने का था, ये तो अनंत है। हम्म, किसी भी हम्म, फील्ड में अगर जाएंगे अनंत है। हम हम्म, किसी कॉरपोरेट में अनंत में चल रहे हैं, हमसे भी ऊपर पहले भी बहुत थे, हाँ। अभी भी बहुत हैं, आगे बिल- भी बहुत होंगे, और हमसे भी बिल- ऊपर, मतलब चलता रहेगा वो। हम्म, तो कहीं ना कहीं वो उलझन, कहीं ना कहीं वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट जो होता है, वो शायद नहीं होगा कुछ के मन में। हाँ। तो कुछ उथल पुथल होगी। तो मेरा ये कहना है कि जो आपकी, जब भी नेक्स्ट समय मिलेगा हमें, एक मास्टर क्लास नाम देते हैं उसको। आजकल मास्टर क्लास कहने का एक प्रचलन है यूट्यूब वगैरह पे।
अच्छा। हाँ मतलब चलो मास्टर क्लास थोड़ा सा शब्द थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट सा या डिफरेंट सा हो गया। हम जो जो चर्चा जो नेक्स्ट करेंगे वो इसी हम्म। चीज़ पे करेंगे जो आपने फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हम्म। डेवलपमेंट्स के और स्तर की जो बात करी है, विकास की बात करी है। और जी उसमें जी। मेरा जो क्वेश्चन होगा जिसको आप थोड़ा सा और अगली बार समझाना, हमें समझाने की कोशिश करना आप, मतलब हम समझने की कोशिश करेंगे, वो ये हाँ होगा कि ये चीज़ें जो है सीक्वेंशियल तो सीक्वेंशियल होती हैं या पैरेलल भी हो सकती है, ये क्वेश्चन है जो कि हम अगली हाँ। बार आपसे इसका आंसर और आपसे ठीक समझना है, चाहेंगे कि समझ चारों गया। डेवलपमेंट जो है, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि मेडिटेशन करना पाप है क्या शुरुआत में या नहीं है ना। तो हाँ। उस भी पॉइंट से मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते कि पहले फिजिकल डेवलपमेंट करें, फिर मेंटल करें, फिर इमोशनल करें फॉर एग्जांपल, इस तरह से, और फिर स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ें। क्या हाँ। हाँ, पैरेलल हो सकता है, नहीं हो सकता है, कितना हो सकता है, अगर हो सकता है तो वो एक मैं एक समझ एक गया। एक, एक बेसिक क्वेश्चन रहेगा अगले हमारे चर्चा हम्म। के लिए। हम्म। और जो भी इसके अराउंड आप बताना चाहें, प्लस इसमें जैसे आपने बताया मुझे, मैं नंबर भूल गया जो आपने बताया था कि नंबर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, मतलब उनके लिए लिखी हैं आपने, राइट? हाँ अपने हाँ हाँ अपने उसके लिए लिखी हैं, अपने कार्य के लिए लिखी हैं। हाँ तो उनमें हो सकता है कोई ऐसी पुस्तक हो या कोई हाँ। ऐसा इसी मटेरियल हो इसी पे सेंटर्ड है एक पुस्तक। इसी पे सेंटर्ड, हाँ। तो अगर, मानव जीवन विकास के नाम से है, इसी पे हाँ, सेंटर्ड। तो उसके उसका भी कुछ कुछ जो पीस है, कुछ कुछ जो सेंटेंसेस हैं, पैराग्राफ्स हैं, वो आप पढ़ के बताना हाँ अगले हाँ, उस वाले बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। वो बल्कि उनकी गुरुजी की लिखी हुई डायरेक्ट है ना, तो वो पढ़ना तो बहुत अच्छा रहेगा। आप वो उसमें पढ़ना तो पढ़ के बताना। डायरेक्ट। हाँ। मैं चाहता हूँ कि बेसिकली ये जो है थोड़ा सा पहुँचे, अपने ग्रुप में पहुँचे, अपना दो दो चार पाँच 10 20 50 जो भी सुनेंगे, जब भी सुनेंगे, क्योंकि हर एक हो सकता है एकदम ना सुने। और दूसरी बात, सुनने के बाद कोई उसमें आपका वीडियो फ्रीज हो गया है समहाउ, मुझे लगता है कि लाइट की प्रॉब्लम हो गई है संदेश भाई आपके यहाँ। मैं अभी इसको रोकता हूँ यहाँ पे।